आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अंग्रेजी संसद के ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण के लिए विभिन्न अधिनियम एक्ट लाए गए। पिछले वीडियो में हमने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। 1774 ईस्वी से 1783 के बीच विभिन्न घटनाओं ने रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को स्पष्ट कर दिया था। मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर बंगाल सरकार का पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण कंपनी को अनावश्यक युद्धों में, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध में, उलझना पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोषों को 1781 ईस्वी के एक अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया, किंतु प्रशासन संबंधी दोष अभी भी विद्यमान थे। 1781-82 में इंग्लैंड की संसद ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाना चाहा, किंतु कंपनी के हिस्सेदारों की सभा ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। इससे कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट हो गया। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि में मुख्यतः कंपनी की वित्तीय बदहाली या हालात भी जिम्मेदार थे। 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति भारत में कंपनी के शासन प्रणाली की जांच कर चुकी थी और उसमें सुधार की सिफारिश की थी। तो इन सब कारणों को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई और इस संबंध में जो है डुंडास का भारत बिल तथा फोक्स का ईस्ट इंडिया बिल ये अस्वीकृत हो चुके थे। मतलब जो पहले प्रयास किए गए वो असफल रहे। अतः प्रधानमंत्री यंग पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 1784 ईस्वी में पारित कर दिया गया और इन्हीं के नाम से यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन में जो है कई तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं इस एक्ट की। प्रथम विशेषता है इसकी कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले 4 थी, अब 3 कर दी गई। निर्णय बहुमत के आधार पर होना था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मताधिकार दिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में कई बार गवर्नर जनरल अपने आप को असहाय पाता था अगर परिषद के सदस्य का बहुमत उसके पक्ष में नहीं हो तो उस दोष को इस एक्ट के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, किंतु सैन्य, असैन्य और राजस्व मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया।
इस बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य रखे गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी, और सदस्यों का जो वेतन आदि का खर्चा भारत के राजस्व से वसूलने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट की अगली विशेषता थी कि बम्बई, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसिया पूर्णतया गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन होगी। बंगाल तथा इंग्लैंड के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को निलंबित किया जा सकता था। इसके अलावा जो है परिषद को आदेश दिया गया कि निदेशक मंडल की अनुमति के बिना कोई युद्ध शांति नहीं करेगा। प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया और इस एक्ट में यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। एक विशेषता इसकी यह भी थी कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंपा गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक थी। इसकी एक विशेषता यह भी थी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के समान ही बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों का पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। यदि इन्हें कोई आदेश सीधे संचालकों से प्राप्त हो जो बंगाल सरकार के आदेशों के विपरीत हो, तब भी वे आदेश पहले बंगाल सरकार को भेजने होंगे और फिर बंगाल सरकार के आदेशानुसार ही कार्य करना होगा। तो ये इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। जहाँ तक इस एक्ट के महत्व का बात है, यद्यपि इस एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई बदलाव नहीं किया, फिर इस एक्ट का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। अब कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो राजनीतिक व शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण संचालकों पर छोड़ दिया गया। इस बारे में अल्बर्ट ने ठीक ही लिखा है कि पिट ने कंपनी के संविधान में भारी परिवर्तन किए बिना ही भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया।